मैं इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती थी, लोगों से सच में अनुरोध करना चाहती थी, उनसे विनती करना चाहती थी कि आगे आएँ। किसी न किसी को कुछ न कुछ पता है। नैन्सी गैथरी मामले में हमें और अपडेट्स मिले हैं। खासकर दूसरे नोट में शायद लिखा है कि नैन्सी गैथरी मर चुकी है। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन पर भी सवाल उठ रहे हैं और एक पूर्व एफबीआई एजेंट ने कहा है कि अधिकारी पोर्च वाले आदमी को पकड़ने के करीब हो सकते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। साइड बार में स्वागत है। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत मैं जेसी वेबर हूं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो आपके साथ रह जाते हैं, ऐसे मामले जिन्हें आप भुला नहीं सकते, आप उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। और मैं आपको बताऊं, पिछले 5 महीनों से ये भी उन्हीं में से एक रहा है। 84 वर्षीय नैन्सी गैथरी, टुडे शो की एंकर सवाना गैथरी की मां, 1 फरवरी को टक्सन एरिजोना के पास कैटलिना फूटहिल स्थित अपने घर से लापता हो गई। हमें पता है कि उन्हें जबरन ले जाया गया। पीमा काउंटी शेरिफ विभाग और एफबीआई ने इसे स्पष्ट किया है, ये ना तो भटकना था, ना ही चिकित्सकीय घटना, बल्कि कथित अपहरण था। आपने वो फुटेज देखी, नकाबपोश आदमी, डोरबेल कैमरा, बंदूक, मुंह में टॉर्च, जिसने कैमरे के लेंस को फूलों या उसके अपने बगीचे की पत्तियों से ढकने की कोशिश की। ये डरावना और बेचैन करने वाला है। ये महीनों से हमारे दिमाग में है, लेकिन अब सवाल ये है, और मैं बाद में इस पर बात करूंगा, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो हमें इसका जवाब ढूंढने में मदद करेंगे, जो आप जानते हैं वाकई में मेरे हिसाब से इस विषय के बेहतरीन विशेषज्ञ हैं। क्या एफबीआई को इस व्यक्ति या लोगों तक पहुंचने में कोई प्रगति मिली है? एक पूर्व एफबीआई एजेंट के मुताबिक शायद वे उनके करीब पहुंच रहे हैं। तो हम इस पर थोड़ी देर में और जानकारी लेंगे। बात यह है कि इतनी सारी फुटेज, इतनी सारी सुर्खियां, इनाम की इतनी बड़ी रकम, एफबीआई की तरफ से 1 लाख डॉलर, परिवार की तरफ से 1 मिलियन डॉलर, फिर भी हमारे पास जवाब नहीं है। हमारे पास कोई संदिग्ध नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, नैन्सी अभी तक नहीं मिली है। हमें नहीं पता पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, हमें नहीं पता कि कोई संदिग्ध व्यक्ति है या नहीं, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और फिर इस हफ्ते क्या हुआ? हमें कुछ नया मिला, कुछ ऐसा जो यहां चीजों को देखने का हमारा नजरिया बदल रहा है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले मुझे आपको थोड़ा पीछे ले जाना है। यहां टाइमलाइन अहम है, खासकर जो जांचकर्ताओं के मुताबिक उन पहले 24 घंटों में हुआ। पीवर काउंटी शेरिफ कार्यालय के मुताबिक नैन्सी 31 जनवरी की रात आखिरी बार देखी गई थी, जब वे बेटी एनी के घर डिनर पर थीं। उनके दामाद ने रात 9:48 बजे उन्हें घर छोड़ा और अंदर जाते देखा। 9:50 बजे गराज दरवाजा बंद हुआ। अगले दिन 1 फरवरी को दोस्त ने कॉल किया, नैन्सी चर्च नहीं पहुंची। वे लोग घर जाते हैं, पीछे के दरवाजे खुले हुए हैं, सामने की सीढ़ियों पर खून है। बाद में डीएनए से पुष्टि होती है कि वो खून नैन्सी का है। वो कहीं भी नहीं मिलती। कुछ ही दिनों में नोट्स आने लगते हैं, है ना? सीबीएस न्यूज और जांचकर्ताओं के अनुसार नैन्सी के गायब होने के कुछ दिनों बाद ट्यूसॉन मीडिया को ये संदेश मिलने लगे। 2 फरवरी को भेजे गए पहले नोट में नैन्सी की सुरक्षित वापसी के लिए बिटकॉइन में कई मिलियन डॉलर की मांग की गई थी। जांचकर्ताओं ने इसे गंभीरता से लिया, क्योंकि इसमें कई जानकारियां थी। एफबीआई के स्पेशल एजेंट हाइथ जैंकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक ने एप्पल वॉच और एक ने नैन्सी गैथरी के घर की फ्लड लाइट का जिक्र किया। उन जानकारियों से अधिकारियों को लगा कि संवाद असली हो सकता है। वही जानता होगा जिसने नैन्सी को उठाया हो या जिसे जानकारी हो। यहां एक बात है जिस पर मैं बाद में लौटना चाहूंगा। जब कानून प्रवर्तन को बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस मिला, तो उनके सामने फैसला था, पैसे दें या पैसे का पीछा करें। असल में उन्होंने क्या किया और फिर क्या हुआ, ये जांच के ज्यादा खुलासे वाले हिस्सों में से एक है। हम इसमें गहराई से जाएंगे। सवाना और उसके भाई बहनों ने 7 फरवरी को अपहरणकर्ताओं को सीधे जवाब दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें सवाना ने उन लोगों को संबोधित किया जो उनकी मां को पकड़े हुए थे। उनसे उनकी मां को वापस भेजने की गुहार लगाई, ताकि वे उनके साथ जश्न मना सकें, और पैसे देने की पेशकश भी की। फिर एक और नोट आया, यही सबसे अहम था। सीबीएस न्यूज के अनुसार यह 6 फरवरी को भेजा गया था और बताया गया कि यह पहले वाले के ही आईपी एड्रेस से आया था, जिससे जांचकर्ताओं को लगा कि दोनों संदेशों के पीछे वही व्यक्ति या लोग हैं। इस संदेश में कुछ अलग कहा गया था और वो बेहद दुखद था। सीएनएन और एनबीसी न्यूज सहित कई स्रोतों ने बताया कि दूसरे नोट में नैन्सी की मौत का दावा किया गया। उन स्रोतों के अनुसार जिन्होंने उस नोट की समीक्षा की, उसमें यह संकेत दिया गया था कि उसकी मौत जानबूझकर नहीं हुई थी, बल्कि उसे ले जाने के तुरंत बाद उसकी मौत हो गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार नोट में लिखा था कि वो किसी प्राकृतिक जगह पर दफनाई गई थी। मुझे लगता है सबसे पहले यह खबर एयरमेल ने दी थी, लेकिन एनबीसी न्यूज शुरू से ही इस पर नजर रखे थी। कल टुडे शो में क्या हुआ? रिपोर्ट के बाद सवाना ने कैमरे से बात की। वो टुडे शो की डेस्क पर अपने सहयोगियों के साथ बैठी थी, रो रही थी और किसी भी जानकार से सामने आने की अपील की। मैं दिखावा नहीं कर सकती कि मैं यहाँ नहीं हूँ, इसलिए मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर लोगों से सामने आने की गुजारिश करना चाहती थी।
किसी को कुछ पता है? और आज ये खबर है जो आपकी नज़र में है, लेकिन यही ज़िंदगी मेरी बहन जीती है, मैं जीती हूँ, मेरा भाई जीता है, हमारे परिवार के लोग जीते हैं, हमारे बच्चे हर दिन जीते हैं और हम बहुत पीड़ा में हैं और हम शांति से नहीं रह सकते। लेकिन यही बात अजीब है क्योंकि अलग-अलग स्रोत दूसरे नोट को अलग बताते हैं। CNN, CBS ने कहा कि उसमें माफी थी। एक स्रोत ने कहा उसमें लिखा था हम सच में क्षमा चाहते हैं। लेकिन NBC जो इस मामले से परिचित 3 लोगों का हवाला देता है, कहता है कि उस नोट में कोई माफी नहीं थी और ना ही उसके शरीर के बदले किसी भुगतान की कोई मांग की गई थी। और TMZ के संस्थापक हार्वी लेविन ने सार्वजनिक रूप से इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा कि उनकी वेबसाइट को जो नोट मिला उसमें नैन्सी की मौत का कोई जिक्र ही नहीं था। लेकिन इस सवाल पर कि क्या अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ये नोट असली हैं या नहीं, FBI या पीमा काउंटी शेरिफ विभाग की ओर से कोई सार्वजनिक आधिकारिक बयान नहीं आया है जो निश्चित रूप से इन नोट्स के असली होने की पुष्टि करता हो। कम से कम इस रिकॉर्डिंग के समय तक हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। और मैं इसी बात की तह में जाना चाहता हूं, क्योंकि अगर ये नोट असली हैं, अगर वही व्यक्ति या लोग जिन्होंने नैन्सी को ले जाया उन्होंने ही ये नोट भेजे हैं, तो हमें ये कठिन सवाल पूछना शुरू करना होगा कि ये नोट हमें असल में क्या बताते हैं और क्या इन्हें ट्रैक किया जा साउंडेडा है। देखिए, मुझे कुछ कहना है। हम साइड बार पर इस दुनिया के खतरों को हमेशा कवर करते हैं, लेकिन आप जानते हैं एक चीज जो वाकई में मुझे सबसे ज्यादा खटकती है और जो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को प्रभावित करती है, वो है डेटा ब्रीच का शिकार होना। हाँ, आपके प्रियजन व निजी जानकारी हमेशा लीक के खतरे में रहती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी डेटा ऑनलाइन सुरक्षित रखें। ये ऐसे ही काम करता है। इनकॉग्नियो सभी पुराने पोस्ट और सर्च साइट्स को ट्रैक करता है जो आपकी जानकारी को उजागर कर रही हैं और फिर वे उसकी हटाने की मांग करते हैं। देखिए, मैं हैरान रह गया था। पता चला कि मेरी जानकारी डेटाबेस में थी और इनकॉग्नी कुछ ही दिनों में उसे हटा रहा था। सेटअप भी आसान है, बस अकाउंट बनाएं, बाकी इनकॉग्नी करेगा। और उनके अनलिमिटेड प्लान्स का कस्टम रिमूवल्स फीचर आपको यह सुविधा देता है कि आप खास लिंक सबमिट कर सकते हैं जिन्हें उनके प्राइवेसी एक्सपर्ट्स खुद जांचेंगे और हटाएंगे। अगर वे आपको ढूंढ नहीं सकते तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोड साइड बार के साथ वार्षिक प्लान पर 60% छूट पाएं। incogni.com/sidebar। मैं इस क्षेत्र के विशेषज्ञ को बुलाना चाहता हूं। खुशी है कि वे हमारे साथ हैं। डेनियल ब्रूनर, पूर्व FBI स्पेशल एजेंट, संकट प्रबंधन विशेषज्ञ, FBI SWAT टैक्टिकल ऑपरेशंस टीम लीडर, संकट की परिस्थितियों में व्यापक अनुभव। एक बार फिर डैनियल, आपको यहां पाकर बहुत खुशी हुई इस विषय पर बात करने के लिए। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। मैं दूसरे फिरौती नोट या दूसरे नोट से शुरू करना चाहता हूं। चलिए इसे बस नोट ही कहते हैं। अलग अलग मीडिया इसे अपने तरीके से बता रहे हैं। कुछ कहते हैं माफी थी, कुछ कहते हैं नहीं। मैं एक पल के लिए मान लेना चाहता हूं कि इस संस्करण में माफी थी। अगर वे माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि नैन्सी गैथरी मर चुकी हैं, कि वो प्रकृति के साथ दफन हो चुकी हैं, तो क्या ये उनके बारे में कुछ नहीं कहता? अब मुझे नहीं पता कि वे सच बोल रहे हैं या नहीं, लेकिन क्या ये भेजने वाले या भेजने वालों के बारे में कुछ नहीं कहता? मुझे लगता है कि कहता है। मेरा मतलब है, देखिए मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ पढ़ा है। कई अन्य एफबीआई एजेंट्स भी आकर अपनी राय दे रहे हैं कि ये क्या है और इसका क्या मतलब है। आप जानते हैं पारंपरिक अपहरणकर्ता कौन होता है? क्या वे माफी मांगते हैं? वे माफी नहीं मांगते। और सुनिए, शुरू से ही जब ये घटना फरवरी में हुई थी, मैं लगातार कह रहा था कि ये सामान्य अपहरण नहीं है। ये सामान्य तरीके से नहीं हो रहा है। ये उस वीडियो के पहले की बात है जिसमें डोरबेल कैमरा था, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति घूमता दिख रहा है। होल्स्टर आमतौर पर उस जगह नहीं पहना जाता। वे ऐसे घूम रहे हैं जैसे उन्हें कुछ पता नहीं। खून की बूंदें। मुझे लगता है कि यह घटना एक ऐसा अपहरण था जिसके बारे में उस व्यक्ति ने सच में नहीं सोचा था। मुझे नहीं लगता कि इसे किसी पेशेवर टीम ने अंजाम दिया था। मुझे नहीं लगता ये अपहरणकर्ता की सोची समझी योजना थी। तो इसी क्रम में मुझे नहीं लगता कि आप सामान्य अपहरणकर्ताओं के नोट्स को भरोसेमंद मान सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, देखिए, सामान्य पेशेवर अपहरणकर्ता माफी नहीं मांगते। खैर, यहाँ हम पेशेवर अपहरणकर्ताओं से नहीं निपट रहे हैं। मुझे लगता है हम ऐसे नौसिखियों से निपट रहे हैं जिन्होंने जल्दी पैसे कमाने का तरीका तो देखा, लेकिन उन्हें न उसकी पहचान पता थी, न ही उन्हें उसकी सेहत की समस्याओं का पता था। उन्हें नहीं पता था इसके क्या परिणाम होंगे। उन्हें लगा था ये जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। तो फिर जब उन्होंने वो दूसरा नोट भेजा, अगर वो असली है, अगर पहला और दूसरा दोनों नोट असली हैं, तो चलिए इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरा नोट असली था, तो मुझे लगता है कि वे सच में ऐसे थे जैसे
पता है मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। क्योंकि वे पेशेवर नहीं हैं। वे पेशेवर नहीं हैं। उन्होंने इसके परिणाम नहीं सोचे, बस वहीं से सोचिए। क्या नैन्सी के जिंदा होने या न होने के बारे में झूठ बोलने की कोई वजह हो सकती है? मेरा मतलब है, देखिए, जब मैंने इसे पढ़ा, अगर मैं इसे सच मानूं तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं, किसी लापता व्यक्ति के मामले में, किसी अपहरण के मामले में पहले कुछ दिन, पहले कुछ घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन खासकर जब आप 84 साल की महिला के मामले में बात कर रहे हैं, जिनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो अगर ऐसी कोई स्थिति आई हो जिसमें उनकी मौत हो गई हो, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। मेरा सवाल था कि क्या उन्होंने दवा सही से नहीं ली थी, लेकिन क्या कोई वजह है झूठ बोलने की? अगर वो जिंदा होती और कहा जाता कि उनकी मौत हो गई। मुझे नहीं लगता कि झूठ बोलने की कोई वजह है। नहीं, मुझे लगता है कि वे ईमानदार थे। मुझे लगता है कि उन्होंने महसूस किया और शायद ये उनका तरीका था कहने का कि देखिए, मुझे अफसोस है कि ऐसा हुआ। शायद उन्हें लगता है इससे सब ठीक हो जाएगा और पुलिस उन्हें ढूंढना बंद कर देगी। तो मुझे नहीं पता, आप जानते हैं, इस अपहरणकर्ता के दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि ये सामान्य अपहरण की श्रेणी में नहीं आता, आप जानते हैं, या आप जानते हैं, उस दायरे में नहीं आता। हमने इस बारे में बात की है। मुझे लगता है ये उनका मुसीबत और परेशानी से बचने का तरीका था। अगर वे मुसीबत से बचना चाहते हैं और बुरा महसूस कर रहे हैं, तो उसका शव कहाँ है, ये क्यों नहीं बताते? मुझे लगता है ये बहुत अच्छा सवाल है कि अब तक उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। मुझे लगता है, फिर से, ये मामला कितनी जल्दी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया, ये बहुत तेजी से फैल गया। मेरा मतलब है, मैंने भी इंटरव्यू दिए, मैंने इंग्लैंड, स्पेन और दक्षिण अमेरिका तक इंटरव्यू दिए और इससे दुनिया भर के लोग आकर्षित हुए। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसे समझा था। फिर ये बात भी थी कि अगर वे सबूत देते हैं, अगर वे पुलिस को कोई सुराग देते हैं, तो हो सकता है कि पुलिस उनके और करीब पहुंच जाए। ये बस उनका तरीका है, आप जानते हैं, जल्दी से उसे छुपा देना, जल्दी से लाश को दफना देना और ऐसे दिखाना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप जानते हैं, आपको इसे उस मानसिकता से देखना होगा जैसे कि, आप जानते हैं, हम में से बहुतों के बच्चे हैं और बच्चे, आप जानते हैं, कुछ करते हैं और उसे काउंटर के पीछे या कहीं छुपा देते हैं। आप जानते हैं, आप कुछ कचरा या अपनी ओरियोस की थैली उठाते हैं और उसे वहां छुपा देते हैं, ऐसे दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सबूत गायब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद यही उनकी मानसिकता में से एक रही होगी। मुझे लगता है कि काश पटेल ने सच में, आप जानते हैं, इस मामले को सुलझाने की किसी भी संभावना को खतरे में डाल दिया जब उन्होंने वह वीडियो बहुत जल्दी जारी कर दिया। क्योंकि फिर जो लोग उस सामने वाले दरवाजे पर थे, उन्होंने देखा कि अब हर कोई भौतिक सबूतों के बारे में जानता है, बैकपैक, बंदूकें, आप जानते हैं, और वो सब। तो उन्होंने वो सब नष्ट कर दिया। हे भगवान, मुझे इससे छुटकारा पाना है। तो मुझे लगता है कि काश पटेल ने अपनी अयोग्यता से इस जांच को सच में खतरे में डाल दिया और अगर इसे दूसरे नजरिए से देखें तो उन्होंने वह जानकारी जनता के सामने ला दी। शायद किसी ने कुछ देखा हो? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं देखा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, क्योंकि इसमें यही समस्या है, उनके पास वो वीडियो है और यही वजह है कि जब वो वीडियो जारी हुआ तो जांच पूरी तरह से पटरी से उतर गई। वो वीडियो एफबीआई ने हासिल किया था और फिर जल्दी ही जारी कर दिया गया। हर एफबीआई एजेंट जिससे आप बात करेंगे, हर जांचकर्ता, हर विश्लेषक यही कहेगा कि वे उस वीडियो को चाहते हैं और वे उसे कई दिनों तक विश्लेषण करना चाहते हैं। वे उसे पूरी तरह से जांचना चाहते हैं। वे यह पता लगाना चाहते हैं कि वह बैग कौन सा था, वह बंदूक कौन सी थी। और आप जानते हैं, वे ये सुराग अपहरणकर्ताओं को नहीं देना चाहते कि अरे, हमें पता है कि तुमने क्या पहना था, हमें पता है कि तुम क्या कर रहे थे, हमें पता है कि तुम इस मुख्य दरवाजे पर थे। आखिरी चीज जो आप करना चाहेंगे, वो है अपने अपराधियों को ये बताना कि आप उनके पीछे हैं, क्योंकि वो भौतिक सबूत मुकदमे में बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है। अगर वे पता कर पाते कि बैग कौन सा था, किसने और कहां से खरीदा, लेकिन हमें पता है कि एफबीआई के पास आते ही वो तुरंत जारी कर दिया गया। मुझे पता है, कई एफबीआई कर्मचारी उसे अच्छे से जांचना चाहते थे। एक केस एजेंट के रूप में मैं वह वीडियो लेकर विस्तार से देखता। क्या आपने देखा? वीडियो जारी होने के अगले दिन उन्होंने पोर्च पर टेंट लगा दिया ताकि उस व्यक्ति की ऊंचाई का पता लगा सकें और विश्लेषण कर सकें। यह काम तो वीडियो जारी होने से कई दिन पहले ही हो जाना चाहिए था। उस वीडियो का एफबीआई द्वारा विश्लेषण किया जाना चाहिए था और फिर जारी किया जाना चाहिए था। जब वीडियो से सारी जानकारी निकाल ली जाती है और कुछ नहीं बचता, तब आप उसे जनता को जारी करते हैं। नहीं, ठीक है, मेरा मतलब है, आप उस आदमी से बात कर रहे हैं
जो मानता है कि गिरफ्तारी होने पर भी बचाव पक्ष के वकील के पास सबूतों पर सवाल उठाने की जगह होती। मेरा मतलब है अपराध स्थल का दूषण अहम है, लेकिन मैं उस नोट पर फिर लौटना चाहता हूं। अधिकारियों ने इस नोट की प्रामाणिकता की संभावित पुष्टि कैसे की है, या कैसे कहा है कि हमें लगता है कि यह वही व्यक्ति है जिसने पहला नोट भेजा था? सही, पहला नोट जिसमें फिरौती की मांग थी, जिसमें एप्पल वॉच के बारे में, पाउच के बारे में अहम जानकारियां थीं, याद है बैकलाइट के बारे में? ऐसा लगता है कि उसमें जो विवरण हैं वे केवल वही व्यक्ति जान सकता है जिसने अपराध किया है या जिस पर अपराध करने का आरोप है। वे इन नोट्स की प्रामाणिकता कैसे जांच रहे हैं? और मुझे यहाँ आपसे एक दूसरा सवाल पूछने दीजिए, क्या भेजने वाले को ट्रैक किया जा सकता है? मैंने एक ही आईपी एड्रेस, एक ही कंप्यूटर और प्रॉक्सी सर्वर के बारे में सुना है। वे प्रामाणिकता कैसे जांचते हैं? मान लीजिए कि वैध हैं और एक ही लोगों द्वारा भेजे गए हैं, तो वे ये कैसे पता लगाते हैं कि इन्हें किसने भेजा? माफ कीजिए, बिल्कुल। ये सभी बहुत अच्छे सवाल हैं और यही जांच टीम देख सकती है। आईपी एड्रेस, क्या वे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ईमेल कहां से आ रहा है इसे छुपाया जा सके? ये सारी बातें मुझे यकीन है कि एफबीआई की विश्लेषण टीम यानी कार्ड टीम, उन्होंने हर एक डिजिटल सबूत का विश्लेषण किया है और हमें पता है कि उन्होंने उस अकाउंट में अमेरिकी डॉलर 157 की क्रिप्टो जमा की थी, ये देखने के लिए कि क्या कोई निकासी होगा और फिर उससे और घटनाएं सामने आ सकती थीं। 152 बिटकॉइन सही है? माफ कीजिए, 152 बिटकॉइन। हाँ, 152 बिटकॉइन उस अकाउंट में डाले गए थे, ये देखने के लिए कि कौन उसे निकालेगा और फिर उससे और सुराग मिलते, उससे और, आप जानते हैं, और संकेत मिलते। और आप जानते हैं, जो हम करते थे उसे टिकल द वायर कहते हैं, यानी ऐसी स्थिति बनाना जहां अब वो लोग जो संदिग्ध हैं उसमें शामिल हो रहे हैं। तो हाँ, इसका हर एक हिस्सा क्वांटिको में व्यवहार विश्लेषण इकाई, जो इन अपराधियों के दिमाग में घुसकर सोचने वाले विशेषज्ञ हैं, मुझे यकीन है कि उन्होंने इसे देखा और पाया कि ये वही भाषा है, वही लय है, वही तौर तरीके हैं, वही लिखने का तरीका है। जैसा मैंने कहा, सब कुछ पहले से दूसरे में बदलता है। वे कहते हैं कि भाषा और लहजा अलग है। हर सबूत लाने के बाद उसका विश्लेषण होता है, जैसे वह टीएमजी तक क्यों पहुंचा और किसी लोकल स्टेशन तक क्यों पहुंचा, इसका विश्लेषण किया जाता है। एफबीआई की विश्लेषण टीम, जो दुनिया की बेहतरीन टीमों में से है, उसमें ऐसे लोग हैं जो जीवन भर यही काम करते हैं। वे इसे ढूंढ लेंगे। अगर कोई सुराग या धागा मिलने की उम्मीद है, तो वे उसी रास्ते जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हर सुराग की जांच हुई होगी, ताकि इन ईमेल्स और संवाद की उत्पत्ति पता चल सके। ये ईमेल्स क्यों था? चलिए सर्वर्स पर चलते हैं और पता करते हैं। क्या ये जीमेल था? ठीक है, जीमेल पर सर्च वारंट जारी करें और देखें अकाउंट किसने और कब खोला था। उस अकाउंट को खोलने वाला आईपी एड्रेस क्या था? सिर्फ ईमेल और भेजने वाले को ही नहीं, बल्कि अकाउंट खोलने वाले को भी देखा जाता है। किसने और कब अकाउंट खोला, आईपी कहां था और कितनी बार उस पर एक्सेस किया गया, कितनी बार लॉगिन किया गया, उन्होंने सब कुछ देखा। तो मुझे पूरा यकीन है कि हर चीज की गहराई से जांच की गई थी। आपकी कही बात पर लौटते हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तय करना था कि इस वॉलेट का क्या करें। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक एफबीआई ने उस वॉलेट में सिर्फ $152 की बिटकॉइन डाली, जबकि $4 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी की मांग थी। आपने टिकलिंग द वायर का जिक्र किया था, वो राशि छुई भी नहीं गई, बस वही पड़ी है। आपको क्यों लगता है ऐसा हुआ? क्या इससे कुछ पता चलता है? कुछ लेखों में पूछा गया है, क्या ये गलती थी? आपकी राय क्या है? मुझे लगता है कि यही बात है, मीडिया का इस घटना पर ध्यान देना, जो कुछ भी हुआ उस पर ध्यान देना। मुझे लगता है कि मेरी राय में अपहरणकर्ताओं को इसके बारे में पता चल गया था। तो जब लोगों ने अटकलें लगाना शुरू किया, जैसे कि ठीक है, वे बिटकॉइन की मांग कर रहे हैं, फिर बिटकॉइन विशेषज्ञ आकर कहने लगे कि अगर आप बिटकॉइन के जरिए भुगतान करते हैं तो वे निकासी के साथ ट्रैक हो सकते हैं। मुझे लगता है कि यह संभव है। इस पर विचार करें कि उन्होंने निकासी नहीं की क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था और लगा कि बस उंगलियों के निशान नहीं होंगे। और फिर शायद मीडिया, जनसंचार माध्यमों को देखकर और इसके बारे में पढ़कर उन्होंने इसके बारे में जाना। बंधक की स्थिति में आप नहीं चाहते कि मीडिया बैंक में हो। मान लीजिए बंधक की स्थिति है, आप नहीं चाहते कि कैमरे दिखाएं कि कानून प्रवर्तन क्या कर रहा है, क्योंकि बुरे लोग बैंक के अंदर से देख सकते हैं। यही स्थिति हो सकती है जहां वे तुरंत सीख रहे थे और सोच रहे थे
कि अगर मैं वह बिटकॉइन निकालता हूं तो वे मेरा पता लगा लेंगे। ये भी संभव है कि इसी कारण उन्होंने देखा और कहा कि ठीक है, ये मुझ तक पहुंच सकता है। आप बार बार अपहरणकर्ता कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें कई लोग हैं? मैंने भी ऐसी रिपोर्टिंग देखी है। क्या हमें ये मानना चाहिए कि बरामदे पर खड़ा वो भूदू आदमी वही व्यक्ति है जो शायद एक जटिल क्रिप्टो फिरौती ऑपरेशन चलाने की कोशिश कर रहा था? क्या आपको लगता है कि इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं? सुनिए, मैं नहीं कह सकता। आप जानते हैं, न्यू जर्सी में 20 साल तक केस एजेंट रहने के बाद भी मैं कभी भी निश्चित रूप से नहीं कहता कि ये एक ही व्यक्ति है या 10 लोग हैं। तो हाँ, मैं ये कहने के रास्ते पर जाऊंगा कि आप जानते हैं, मेरे लिए मैं यही कहूंगा कि इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल होने की संभावना ज्यादा है। एक व्यक्ति के द्वारा यह सब कुछ कर पाना, इसकी संभावना है, यह मुमकिन है। मुझे लगता है कि अकेला व्यक्ति, जिसे लोन वुल्फ कहते हैं, कम संभावना वाला विकल्प है। मुझे नहीं लगता इसमें 10 लोगों की टीम थी। मुझे लगता है 1, 2 या 3 लोग साथ आए और बोले, ये अच्छा है, चलो इसे हासिल करते हैं। ये जल्दी पैसे कमाने का मौका था। मेरा मानना है कि व्यक्ति के लिए यह संभव है, पर संभावना कम है। 10 लोग, यह संभव नहीं है। संभव नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर यह एक बड़ा समूह होता, तो उन लोगों में से कोई एक टूट जाता और जानकारी दे देता। तो क्या ये दिलचस्प नहीं है? क्योंकि टीएमजी को भेजे गए नोट जरूरी नहीं कि अपहरणकर्ता की तरफ से हों, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति से थे जिसके पास जानकारी थी। मैं बार बार इसी बात पर आता हूं। मैं केस की सारी जानकारी पढ़ रहा हूं। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें कोई जुड़ा व्यक्ति, पार्टनर या रिश्तेदार हो सकता है, और वो ऐसा ही व्यक्ति होगा जिसके पास जानकारी है। और अब मैं सोच रहा हूं, अगर हम नोट्स के बारे में थोड़ा और जान रहे हैं और हम मोटिवेशन के बारे में थोड़ा और जान रहे हैं, तो क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसे पूरी तरह से नहीं देखा गया है और जिसे देखना चाहिए कि क्या कोई जानकारी लेकर आगे आएगा? आप जानते हैं, कभी भी देर नहीं होती। आपने टुडे शो पर सवाना गुथरी को ये अपील करते सुना, किसी को कुछ पता है? ये स्पष्ट है कि जनता के पास जवाब हो सकते हैं। ये बात उसी विचार पर जाती है कि क्या किसी के पास जानकारी थी और सही प्रोत्साहन मिलने पर वो सामने आ सकता था। कुछ बेहतरीन प्रोत्साहन। हाँ, इस देश के कई बेहतरीन मामले मुख्य आरोपी नहीं, बल्कि दूसरे जुड़े लोगों के पीछे जाकर सुलझाए गए हैं। मैंने मेक्सिको में एक भगोड़े को पकड़ा था। मैंने मेक्सिको में एक भगोड़े को पकड़ा, लेकिन सीधे भगोड़े के पीछे नहीं गया, बल्कि यहाँ अमेरिका में उससे संपर्क में रहने वाले व्यक्ति के पीछे गया। इसी तरह मैं भगोड़े का ठिकाना पता कर पाया। मुझे पता है, वाइटी बुल्दर को उन्होंने नहीं पकड़ा था, उन्होंने उसे नहीं ढूंढा, जबकि उसका नाम बोस्टन के 10 सबसे वांछित अपराधियों में था। वे उसकी महिला साथी के पीछे गए और उसे सूची में डाल दिया। इसी तरह उन्होंने वाइटी बुल्जर को पकड़ा था। जब आप किसी कम ध्यान वाले या ज्यादा गलतियां करने वाले लक्ष्य को इनाम देकर कहते हैं कि हम तुम्हारे पीछे नहीं हैं, बल्कि मुख्य लक्ष्य के पीछे हैं, तो ये एक रणनीति है। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं, सवाना गुथरी द्वारा दिए गए कई बयान, सवाना के परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए कई बयान, वे उन लोगों के लिए नहीं थे जिन्होंने इसकी योजना बनाई और इसे अंजाम दिया। यह उन द्वितीयक लोगों के लिए था। और फिर जितने लोग उनके पास आए, वे यही कह रहे थे, सुनो, बस आगे आ जाओ। आप जानते हैं, मुख्य अपहरणकर्ता पत्थरदिल हैं। वे, आप जानते हैं, हम इस रास्ते पर जा रहे हैं कि वे विशेषज्ञ हैं, लेकिन वे ही वो लोग नहीं होंगे। उन्होंने ही ये करने का फैसला किया था। ये वे दूसरे लोग हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया या फंसाया गया। शायद वे टूटें और थोड़ी सहानुभूति महसूस करके सवान्हा को जानकारी दें। डैनियल, आपने शुरुआत में कुछ ऐसा कहा था कि आप अपने सहयोगियों, पूर्व सहयोगियों, एफबीआई के सदस्यों को टिप्पणियां करते हुए देखते हैं। मुझे आपसे इसके बारे में पूछना है। तो पूर्व एफबीआई स्पेशल एजेंट मरीन ओ'कॉनल मेगन केली के शो में गई, उनके रेडियो शो में, और उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वे लोग पोर्च वाले के करीब पहुंच रहे हैं। जब वे पोर्च वाले को पकड़ लेंगे, जानकारी का सैलाब आ जाएगा। अपने सूत्रों के अनुसार उन्होंने कहा कि वह 75% आश्वस्त हैं कि पिछले 5 महीनों से अधिकारियों को चकमा देने वाला रहस्यमयी शख्स जल्द ही पकड़ा जाएगा। वो ऐसा क्यों कहेंगी? आपको क्या लगता है, कौन सी जानकारी उन्हें ऐसा मानने को प्रेरित कर सकती है? करीब आना का असल मतलब क्या है? मेरा मतलब है, ये सोचने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप जानते हैं, वो कैसे जान सकती हैं या उन्हें कैसे पता चला होगा? सुनिए, मैं यहां बैठकर दूसरों की बुराई नहीं करूंगा,
जबकि कुछ पूर्व अधिकारी दूसरे नेटवर्क्स पर जाकर कहते हैं कि 75% संभावना है कि वे करीब पहुंच रहे हैं। वो नहीं है। वो एक रिटायर्ड एफबीआई एजेंट हैं, ठीक है। उनके पास केस फाइल्स तक पहुंच नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो केस टीम से बात कर रही है और जानकारी मिल रही है, तो ये मेरे लिए हैरानी की बात होगी, क्योंकि बतौर एफबीआई एजेंट हमें सख्त निर्देश थे मीडिया से बात नहीं करनी। एक एफबीआई एजेंट के रूप में आपके पास ऑफिस ऑफ पब्लिक रिलेशंस ओपीआर होता है और आप कभी मीडिया से बात नहीं करते। अगर वो जानकारी दी जा रही थी तो मुझे बहुत हैरानी होगी कि कोई केस एजेंट इतना लापरवाह हो सकता है कि ऐसे बोले, हाँ नहीं, मैं 75% तक पहुंच गया हूं, हम लगभग पहुंच ही गए हैं, हम इसके करीब पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है ये उनकी थ्योरी है। मुझे लगता है ये एक थ्योरी हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरी थ्योरीज हैं। मेरे पास सीधी जानकारी नहीं है। मैं जानता हूं कि एक केस एजेंट के रूप में मैंने 20 साल काम किया, लेकिन मुझे उसकी हिस्ट्री या बैकग्राउंड नहीं पता। लेकिन आप जानते हैं, ज्यादातर एजेंट्स कमांड की चेन में ऊपर बढ़ते हैं, तो वो भी इसका हिस्सा रही हैं। शायद वो केस वर्क से 10, 15, 20 साल से दूर रही हैं। मैं खुद 3 साल से दूर हूं। मुझे फील्ड में ये कैसे काम करता है पता है? फिर से, वो ऐसा क्यों कहेंगी मुझे नहीं पता। शायद बस ये दिखाने के लिए कि चीजें करीब आ रही हैं और ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उनके पास केस की जानकारी हो सकती है। अगर कोई एजेंट मीडिया से बात करे तो मैं हैरान हो जाऊंगा। आपको जाने देने से पहले एक आखिरी बात, ये वो चीज है जिसके बारे में मैंने सोचा है, जिसकी मैंने उम्मीद की है। मैंने पहले भी ऐसे केस देखे हैं जहां आनुवंशिक वंशावली जांच से या फिर जांच पड़ताल के जरिए उनके निशाने पर कोई होता है, कोई ऐसा होता है जिस पर उन्हें शक होता है। वे उस शख्स पर नजर रखते हैं और इंतजार करते हैं कि वो कुछ फेंके, जैसे स्ट्रॉ, पिज्जा बॉक्स या कुछ और। वे उसे उठा लेते हैं, वे उसे जांच के लिए भेजते हैं, है ना? फिर उसे घटनास्थल से मिले संभावित फोरेंसिक सबूतों से मिलाते हैं। इसमें समय लग सकता है। क्या मुमकिन है कि अभी यही हो रहा हो? बिल्कुल, बिल्कुल। और यही मैं फिर उस बात पर लौटता हूं कि कैश पटेल ने जांच को कैसे पटरी से उतारा। इसने बातचीत को संभावित रूप से उस व्यक्ति तक पहुंचने की संभावना को पटरी से उतार दिया। जो कोई भी निदेशक, नेता या अध्यक्ष के पद पर है, उसे कभी भी फील्ड में हो रहे काम की दिशा को प्रभावित नहीं करना चाहिए, जो फील्ड में किया जा रहा है। एफबीआई निदेशक को मैदानी जांच को प्रभावित नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो वीडियो जारी करके ऐसा किया। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने जांचों को प्रभावित किया है। वह अच्छे निदेशक नहीं हैं और मैदान में चल रही जांचों को सोशल मीडिया के जरिए प्रभावित करते हैं। ऐसा करके केस टीम के पास यह संभावना थी कि चलो इस व्यक्ति को ढूंढते हैं, चलो उसके करीब पहुंचते हैं, चलो निगरानी करते हैं। जनता को वीडियो जांच पूरी होने तक नहीं देखनी चाहिए। वे स्थान पता लगा सकते थे, वे किसी व्यक्ति का पीछा कर सकते थे, वे निगरानी कर सकते थे, जैसे आपने कहा, डीएनए सबूत इकट्ठा कर सकते थे। उस रास्ते को बदलकर अब उन्होंने इसे और मुश्किल बना दिया है कि किसी संदिग्ध व्यक्ति के करीब पहुंचा जा सके। इससे ये नहीं बदलता कि वे अब भी वहां हो सकते हैं, लेकिन हाँ, डीएनए लेना, प्रत्यक्ष निगरानी, पुराने तरीके से पीछा करना, जीवन की दिनचर्या देखना। अगर उस व्यक्ति ने डीएनए छोड़ा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डीएनए सबूत होना संभव है, उम्मीद है। लेकिन एक घर में उस छोटे से सबूत को ढूंढना बहुत बड़ा काम है। लेकिन सबसे अच्छा कौन है? एफबीआई की एविडेंस रिस्पांस टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में है। वे उसे ढूंढ लेंगे और निगरानी टीम को उम्मीद है कि अगर वे उसके पास पहुंचे तो डीएनए मिल जाएगा। उम्मीद है कि यही हो रहा है। डैनियल ब्रूनर, यहाँ आने के लिए मैं आपका वास्तव में आभारी हूँ। मुझे बातचीत बहुत पसंद आई। मैं काफ़ी समय से इस बारे में बात करना चाहता था। ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इन्हें संबोधित करना ज़रूरी था। लेकिन समय निकालने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी हुई। और फिलहाल साइड बार पर हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ जुड़कर समय दिया। और हमेशा की तरह कृपया YouTube, Apple पॉडकास्ट, Spotify या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब जरूर करें। आप NBC के पीकॉक पर भी हमें देख सकते हैं। मुझे X और Instagram पर नेशन शो JC वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे ईस्टर्न समय अनुसार फॉलो करें। अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद।